नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है एक बार फिर जागृति कोचिंग सेंटर में। इस वीडियो में हम भूगोल के महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। सबसे पहले हम समझते हैं संसाधन क्या होता है। तो हमारे आसपास मौजूद वे सभी वस्तुएं जो मानव की आवश्यकताओं को पूरा करती हैं और जिनका उपयोग तकनीक तथा आर्थिक रूप से किया जा सकता है, संसाधन कहलाते हैं। उदाहरण के लिए भूमि, जल, वन, खनिज, सूर्य का प्रकाश, वायु और मानव संसाधन सभी संसाधन हैं। लेकिन केवल किसी वस्तु का मौजूद होना पर्याप्त नहीं है। जब मनुष्य उसके उपयोग की तकनीक विकसित कर लेता है और उसे लाभ प्राप्त करने लगता है, तभी वह संसाधन कहलाती है। उदाहरण के लिए पेट्रोलियम लाखों वर्षों से धरती के नीचे मौजूद था, लेकिन जब मानव ने उसे निकालना और उपयोग करना सीखा, तब वह महत्वपूर्ण संसाधन बन गया। अब हम लोग आगे जानेंगे संसाधनों का वर्गीकरण। संसाधनों को कई आधारों पर वर्गीकृत किया जाता है। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। जैव संसाधन वे हैं जो जीवित प्राणियों से प्राप्त होते हैं, जैसे वन, पशु और मानव। अजैव संसाधन वे हैं जो निर्जीव पदार्थों द्वारा प्राप्त होते हैं, जैसे जल, भूमि, खनिज और वायु। समाप्त होने की क्षमता के आधार पर संसाधनों को नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों में बांटा जाता है। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जल ऊर्जा नवीकरणीय संसाधन है, क्योंकि वे बार बार प्राप्त किए जा सकते हैं। कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस अनवीकरणीय संसाधन है, क्योंकि इनके बनने में लाखों वर्ष लगते हैं। संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है? तो दोस्तों, पृथ्वी पर संसाधन सीमित है, लेकिन जनसंख्या लगातार बढ़ रही है। यदि हम संसाधनों का अत्यधिक उपयोग करेंगे तो भविष्य की पीढ़ियों के लिए संसाधन समाप्त हो सकते हैं। इसी कारण संसाधनों का संरक्षण आवश्यक है। संसाधन संरक्षण का अर्थ है संसाधनों का विवेकपूर्ण और संतुलित उपयोग करना। महात्मा गांधी ने कहा था, पृथ्वी प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकता पूरी कर सकती है, लेकिन किसी एक व्यक्ति के लालच को नहीं। यह कथन संसाधन संरक्षण के महत्व को स्पष्ट करता है। आगे हम लोग जानेंगे सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में। तो सतत विकास का अर्थ है वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करना, लेकिन भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं से समझौता न करना। उदाहरण के लिए, यदि हम जंगलों को पूरी तरह काट देंगे तो भविष्य में लकड़ी, वर्षा और जैव विविधता की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। इसलिए विकास और संसाधन दोनों में संतुलित आवश्यक है। आगे बात करेंगे भूमि संसाधन, लैंड रिसोर्सेज के बारे में। तो भूमि संसाधन के बारे में बात करें तो भूमि मानव जीवन का आधार है। कृषि, उद्योग, परिवहन और आवास सभी भूमि पर निर्भर करते हैं। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत की भूमि का उपयोग विभिन्न कार्यों में किया जाता है। कुछ भूमि खेती के लिए उपयोग होती है, कुछ जंगलों के लिए, कुछ उद्योग और शहरों के लिए तथा कुछ बंजर भूमि के रूप में होती है। आगे बात करेंगे भूमि क्षरण के बारे में। तो लैंड
डिग्रेडेशन के बारे में बात करें तो जब भूमि की गुणवत्ता कम हो जाती है और उसकी उत्पादकता घट जाती है तो इसे भूमि क्षरण कहते हैं। भूमि क्षरण के मुख्य कारण वनों की कटाई, अत्यधिक चराई, खनन गतिविधियां, औद्योगिक अपशिष्ट, अत्यधिक सिंचाई और रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में अत्यधिक सिंचाई के कारण भूमि में लवणता बढ़ गई है। खनन क्षेत्रों में भूमि की ऊपरी उपजाऊ परत नष्ट हो जाती है। भूमि संरक्षण के उपाय के बारे में बात करें तो भूमि संरक्षण के लिए वृक्षारोपण करना चाहिए, वनों की कटाई पर नियंत्रण आवश्यक है, अत्यधिक चराई को रोकना चाहिए, जैविक खेती को बढ़ावा देना चाहिए, खनन के बाद भूमि का पुनर्वास किया जाना चाहिए। आगे हम लोग बात करेंगे मृदा संसाधन यानी सॉइल रिसोर्सेज के बारे में। तो मिट्टी पृथ्वी की सबसे मूल्यवान प्राकृतिक संपत्तियों में से एक है। कृषि उत्पादन पूरी तरह मिट्टी पर निर्भर करता है। मिट्टी बनने की प्रक्रिया बहुत धीमी होती है। 1 सेंटीमीटर मिट्टी बनने में सैकड़ों वर्ष लग सकते हैं। आगे बात करेंगे भारत की प्रमुख मिट्टियों के बारे में। तो पहले नंबर पे जलोढ़ मिट्टी आता है। भारत में सबसे अधिक पाई जाने वाली मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है। यह गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी के मैदानों में पाई जाती है। यह मिट्टी अत्यंत उपजाऊ होती है। गेहूं, धान, गन्ना और दालों की खेती के लिए उपयुक्त है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है। नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। फिर आता है काली मिट्टी। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। यह मुख्य रूप से महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश में पाई जाती है। यह कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है। इसी कारण इसे कपास मिट्टी भी कहा जाता है। फिर आगे आता है लाल मिट्टी। लाल मिट्टी में लौह अधिक होने के कारण इसका रंग लाल होता है। यह तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। फिर आगे आता है लैटराइट मिट्टी। यह मिट्टी अधिक वर्षा और उच्च तापमान वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में इसका विस्तार है। लैटराइट शब्द लैटिन भाषा के शब्द लैटर से लिया गया है जिसका अर्थ ईंट होता है। मरुस्थलीय मिट्टी, यह राजस्थान और गुजरात के शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है। इसमें नमी कम होती है लेकिन सिंचाई द्वारा इसे उपजाऊ बनाया जा सकता है। आगे बात करेंगे मृदा अपरदन, सॉइल इरोजन के बारे में। तो मिट्टी की उपजाऊ ऊपरी परत का हट जाना मृदा अपरदन कहलाता है। इसके प्रमुख कारण है जल, वायु, वनों की कटाई, अत्यधिक चराई और गलत कृषि पद्धति। जब वर्षा का पानी मिट्टी को बहाकर ले जाता है तो इसे जल अपरदन कहते हैं। जब तेज हवाएं मिट्टी को उड़ाकर ले जाती हैं तो इसे वायु अपरदन कहते हैं। आगे मृदा संरक्षण के बारे में बात करें तो समोच्च जुताई, सीढ़ीदार खेती, वृक्षारोपण, पट्टीदार खेती, घास लगाना और नियंत्रित चराई मृदा संरक्षण के महत्वपूर्ण उपाय हैं। आगे बात करेंगे वन्यजीव संसाधन, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज के बारे में। तो जल संसाधन के बारे में बात करें तो वाटर रिसोर्सेज। आगे बात करेंगे वन्यजीव संसाधन के बारे में। तो दोस्तों यदि पृथ्वी पर वन न हो तो जीवन की कल्पना करना कठिन है। वन केवल पेड़ों का समूह नहीं बल्कि वे पृथ्वी के पर्यावरण संतुलन का आधार है। वन हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, वर्षा को प्रभावित करते हैं और मिट्टी के कटाव को रोकते हैं और लाखों जीव जंतुओं को आश्रय देते हैं। भारत जैव विविधता से समृद्ध देश है।
यहाँ विभिन्न प्रकार के वनस्पति और जीव जंतुएं पाए जाते हैं। जैव विविधता क्या है? तो किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पौधे, पशुओं और सूक्ष्म जीवों की विविधता को जैव विविधता कहते हैं। भारत विश्व के उन देशों में शामिल है जहां जैव विविधता अत्यधिक पाई जाती है। हिमालय, पश्चिमी घाट, सुंदरवन और उत्तरी पूर्वी भारत जैव विविधता के प्रमुख क्षेत्र हैं। वन्य जीव का महत्व। वन्य जीव प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यदि किसी एक जीव की संख्या बहुत कम हो जाए या वह समाप्त हो जाए तो पूरा पारिस्थितिक तंत्र प्रभावित हो सकता है। उदाहरण के लिए बाघ जंगलों में खाद्य श्रृंखला के शीर्ष पर होता है। यदि बाघ समाप्त हो जाए तो वन्य जीव की संख्या असंतुलित हो सकती है। आज वन्य जीव के सामने कई प्रकार के खतरे हैं। वनों की कटाई, अवैध शिकार, औद्योगिकरण, शहरीकरण, खनन और प्रदूषण इनके प्रमुख कारण है। मनुष्य द्वारा प्राकृतिक आवास नष्ट किए जाने से अनेक जीव विलुप्त के कगार पर पहुंच गए हैं। आगे बात करेंगे संकटग्रस्त प्रजातियों के बारे में। तो कुछ जीव ऐसे हैं जिनकी संख्या बहुत कम हो गई है, उन्हें संकटग्रस्त प्रजातियां कहा जाता है। भारत में बाघ, एशियाई शेर, कस्तूरी मृग, गैंडा और हाथी जैसी कई प्रजातियां संरक्षण। भारत में वन्य जीव संरक्षण। वन्य जीव की रक्षा के लिए भारत सरकार ने 1972 में वन्य संरक्षण अधिनियम लागू किया। इस अधिनियम का उद्देश्य वन्य जीवों और उसके प्राकृतिक आवास की रक्षा करना था। आगे बात करेंगे प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में। तो भारत में बाघ की संख्या तेजी से घट रही है। इस समस्या को देखते हुए 1936 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया। इस परियोजना का उद्देश्य बाघों और उनके आवासों की रक्षा करना था। आज भारत विश्व में सबसे अधिक बाघों वाला देश माना जाता है। अब बात करेंगे राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य के बारे में। तो राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य जीवों के संरक्षण के लिए बनाए गए विशेष क्षेत्र होते हैं। असम का काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। गिर राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान माना जाता है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। आगे बात करेंगे चिपको आंदोलन के बारे में। तो चिपको आंदोलन भारत के पर्यावरणीय आंदोलनों में सबसे प्रसिद्ध आंदोलन है। यह आंदोलन उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में शुरू हुआ था। जब पेड़ों को काटा जा रहा था तब ग्रामीण महिलाएं पेड़ों से चिपक गई और कटाई का विरोध किया। इसी कारण इसका नाम चिपको आंदोलन पड़ा। इस आंदोलन ने पूरे देश में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाई। अब हम लोग बात करेंगे वन संरक्षण क्यों आवश्यक है। वन कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके जलवायु परिवर्तन को कम करते हैं। वे मिट्टी के कटाव को रोकते हैं, वर्षा में सहायता करते हैं, हजारों वनस्पति और वन्यजीव को जीवन प्रदान करते हैं। इसलिए वनों का संरक्षण मानव अस्तित्व के लिए आवश्यक है। अब हम लोग आगे बात करेंगे जल संसाधन के बारे में। तो जल संसाधन अध्याय को विस्तार से समझते हैं। पृथ्वी का लगभग 3/4 भाग जल से ढका हुआ है, लेकिन इस जल का अधिकांश भाग समुद्र में खारे पानी के रूप में मौजूद है। मानव उपयोग के लिए उपलब्ध मीठा जल बहुत सीमित है। इसी कारण जल को अमूल्य संसाधन माना जाता है। जल का महत्व। जल जीवन का आधार है। मनुष्य, पशु, पौधे और सभी जीवित प्राणी जल पर निर्भर हैं। कृषि उद्योग, बिजली उत्पादन और घरेलू कार्यों में जल का उपयोग होता है।
भारत में जल संसाधन। भारत में अनेक नदियां, झीलें और भूजल स्रोत मौजूद हैं। गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी भारत की प्रमुख नदियां हैं। इन नदियों के कारण भारत कृषि प्रधान देश बना हुआ है। आगे बात करेंगे जल संकट। तो दोस्तों, भारत में जल की उपलब्धता होने के बावजूद जल संकट बढ़ रहा है। जनसंख्या वृद्धि, शहरीकरण, औद्योगिकीकरण, भूजल का अत्यधिक दोहन और प्रदूषण इसके प्रमुख कारण है। कई क्षेत्रों में भूजल स्तर लगातार नीचे जा रहा है। आगे बात करेंगे बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के बारे में। तो स्वतंत्रता के बाद भारत में अनेक बड़ी नदी घाटी परियोजनाएं बनाई गई। इनका उद्देश्य सिंचाई, बिजली उत्पादन, बाढ़ नियंत्रण और जल आपूर्ति करना था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें आधुनिक भारत के मंदिर कहा था। कुछ प्रमुख परियोजनाएं के बारे में बात करें तो भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी के किनारे स्थित है। हीराकुंड बांध महानदी पर बनाया गया है। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर स्थित है। टिहरी बांध भागीरथी नदी पर बनाया गया है। वर्षा जल संचयन। वर्षा जल संचयन का अर्थ है वर्षा के पानी को एकत्रित करके भविष्य के लिए सुरक्षित करना। यह जल संरक्षण का सबसे प्रभावी तरीका माना जाता है। आज भारत में अनेक राज्यों में वर्षा जल संचयन को बढ़ावा दिया जा रहा है। आगे बात करेंगे पारंपरिक जल संरक्षण प्रणालियां के बारे में। तो प्राचीन भारत में लोग जल संरक्षण के लिए अनेक तकनीकों का उपयोग करते थे। राजस्थान में जोहड़, तमिलनाडु में एरी, गुजरात में टाका और बिहार में आहर पाइन प्रणाली प्रसिद्ध थी। ये प्रणालियां आज भी उपयोगी मानी जाती हैं। बात करेंगे जल संरक्षण क्यों आवश्यक है। जल के बिना जीवन संभव नहीं है। यदि आज जल का संरक्षण नहीं किया गया तो भविष्य में गंभीर संकट उत्पन्न हो सकता है। जल संरक्षण के लिए हमें जल का विवेकपूर्ण उपयोग करना चाहिए। अनावश्यक जल बर्बादी रोकनी चाहिए। वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देना चाहिए। नदियों और झीलों को प्रदूषण से बचाना चाहिए। आगे बात करेंगे कृषि के बारे में। तो भारत एक कृषि प्रधान देश है। आज भी देश की बड़ी आबादी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है। कृषि केवल भोजन उत्पादन का साधन नहीं है, बल्कि यह भारत की अर्थव्यवस्था के रीढ़ है। अनेक उद्योग कृषि पर आधारित है। कपड़ा उद्योग, चीनी उद्योग, चाय उद्योग और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग इसके प्रमुख उदाहरण है। भारत की लगभग आधी से अधिक जनसंख्या कृषि कार्यों में जुड़ी हुई है। भारतीय कृषि की विशेषताएं। भारत की कृषि प्रमुख रूप से मानसूनी वर्षा पर निर्भर करती है। मानसून अच्छा होने पर फसल उत्पादन बढ़ता है और मानसून कमजोर होने पर उत्पादन प्रभावित हो सकता है। भारत में विभिन्न जलवायु और मिट्टियां पाई जाती हैं, इसलिए यहाँ अनेक प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। फसलों के प्रकार। भारत में फसलों को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जाता है। खरीफ फसलें। खरीफ फसलें मानसून के आगमन के साथ आती हैं। मानसून के आगमन के साथ बोई जाती हैं। इनकी बुआई जून जुलाई में तथा कटाई सितंबर अक्टूबर में होती है। धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, कपास और सोयाबीन खरीफ फसलों के उदाहरण हैं। सबसे महत्वपूर्ण खरीफ फसल है। भारत विश्व के प्रमुख धान उत्पादक देशों में से एक है। रबी फसलें। रबी फसलें सर्दियों में बोई जाती हैं। इनकी बुआई अक्टूबर से दिसंबर के बीच तथा कटाई अप्रैल से जून के बीच होती है। गेहूं, चना, जौ, मटर और सरसों प्रमुख रबी फसल है। गेहूं भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल है। जायद फसलें। रबी और खरीफ के बीच उगाई जाने वाली फसलों को जायद फसलें कहते हैं। तरबूज, खरबूज, खीरा और सब्जी इसके प्रमुख उदाहरण हैं। खाद्यान्न फसलें। चावल। चावल भारत की सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है।
इसके लिए अधिक तापमान और अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। गेहूं गेहूं भारत की दूसरी प्रमुख खाद्यान्न फसल है। इसके लिए ठंडी जलवायु और मध्यम वर्षा की आवश्यकता होती है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। आगे मक्का के बारे में बात करें तो मक्का भोजन और पशु आहार दोनों के रूप में उपयोग किया जाता है। कर्नाटक, मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। आगे नगदी फसलों के बारे में बात करें तो कपास भारत की प्रमुख नगदी फसल है। इसे काली मिट्टी में सबसे अच्छी तरह उगाया जाता है। महाराष्ट्र, गुजरात और तेलंगाना प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। आगे बात करेंगे जूट के बारे में तो जूट को सुनहरा रेशा भी कहा जाता है। पश्चिम बंगाल भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक है। आगे बात करेंगे गन्ना के बारे में तो गन्ना विश्व के सबसे बड़े गन्ना उत्पादक देशों में से एक है। यह उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र प्रमुख उत्पादक राज्य है। आगे बात करेंगे चाय तो भारत विश्व के प्रमुख चाय उत्पादक देशों में से एक है। असम, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु प्रमुख चाय उत्पादक राज्य हैं। कॉफी के बारे में बात करें तो भारत की कॉफी का सर्वाधिक उत्पादन कर्नाटक में होता है। इसी कारण कर्नाटक को भारत का प्रमुख कॉफी उत्पादक राज्य कहा जाता है। आगे बात करेंगे हरित क्रांति तो 1960 के दशक में भारत में हरित क्रांति शुरू हुई। इसका उद्देश्य खाद्य या खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाना था। उन्नत बीज, उर्वरक, सिंचाई और आधुनिक तकनीक के उपयोग से उत्पादन में भारी वृद्धि हुई। पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश को इसका सबसे अधिक लाभ मिला। आगे बात करेंगे कृषि की समस्याओं के बारे में तो भारत में किसान को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मानसून पर निर्भरता, छोटे खेत, ऋण की समस्या, बाजार में अनिश्चितता और आधुनिक तकनीकी की कमी। इन समस्याओं के समाधान के लिए सरकार विभिन्न योजनाएं चला रही है। आगे बात करेंगे खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। अब हम खनिज एवं ऊर्जा संसाधनों को समझते हैं। खनिज वे पदार्थ हैं जो पृथ्वी के सतह या उसके नीचे पाए जाते हैं और जिनका आर्थिक महत्व होता है। उद्योगों के विकास में खनिजों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। खनिज का महत्व, लोहे से मशीनें बनती हैं। तांबे का उपयोग विद्युत उपकरणों में होता है। एल्युमिनियम का उपयोग परिवहन उपयोग में किया जाता है। इस प्रकार आधुनिक उद्योग खनिजों पर निर्भर कर रहे हैं। आगे बात करेंगे लौह अयस्क के बारे में तो लौह अयस्क भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज है। हेमेटाइट और मैग्नेटाइट इसके प्रमुख प्रकार हैं। ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। आगे बात करें मैग्नीज के बारे में तो मैग्नीज का उपयोग इस्पात निर्माण में किया जाता है। यह बैटरी और रसायन उद्योग में भी उपयोगी है। अभ्रक विद्युत उद्योग में उपयोग किया जाता है। झारखंड की कोडरमा खान अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। बॉक्साइट के बारे में बात करें तो बॉक्साइट से एल्युमिनियम प्राप्त किया जाता है। ओडिशा भारत का प्रमुख बॉक्साइट उत्पादक राज्य है। कोयला भारत का प्रमुख ऊर्जा संसाधन है। यह ताप विद्युत उत्पादन का मुख्य स्रोत है। कोयले के प्रमुख प्रकार पीट, लिग्नाइट, बिटुमेन्स और एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट सर्वोत्तम गुणवत्ता का कोयला माना जाता है। लिग्नाइट को भूरा कोयला कहा जाता है। पेट्रोलियम को काला सोना कहा जाता है। यह परिवहन और उद्योगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारत में सबसे पहले पेट्रोलियम असम के डिगबोई क्षेत्र में मिला था। मुंबई हाई भारत का प्रमुख अपतटीय तेल क्षेत्र है। प्राकृतिक गैस स्वच्छ ईंधन मानी जाती है। इसका उपयोग बिजली उत्पादन, उद्योग और घरेलू कार्यों में किया जाता है। आगे बात करें ऊर्जा संसाधन
तो ऊर्जा के बिना आधुनिक जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। ऊर्जा संसाधनों को दो भागों में बांटा जाता है। पारंपरिक ऊर्जा स्रोत कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और विद्युत जल। गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा और बायोगैस। सौर ऊर्जा के बारे में बात करें तो भारत में सौर ऊर्जा की अपार संभावनाएं हैं। राजस्थान और गुजरात सौर ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी राज्य हैं। भड़ला सौर पार्क भारत के सबसे बड़े सौर ऊर्जा संयंत्रों में से एक है। पवन ऊर्जा तमिलनाडु, गुजरात और महाराष्ट्र पवन ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी राज्य है। यह पर्यावरण के अनुकूल ऊर्जा स्रोत है। आगे बात करेंगे ऊर्जा संरक्षण के बारे में। तो ऊर्जा की बढ़ती मांग को देखते हुए ऊर्जा संरक्षण अत्यंत आवश्यक है। हमें बिजली का अनावश्यक उपयोग नहीं करना चाहिए। ऊर्जा बचाने वाले उपकरणों का उपयोग करना चाहिए। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देना चाहिए। अब हम आगे बात करेंगे विनिर्माण उद्योग के बारे में। तो दोस्तों, जब कच्चे माल को मशीनों और श्रमिकों की सहायता से उपयोगी वस्तुओं में बदला जाता है तो इसे या इस प्रक्रिया को विनिर्माण कहते हैं। उदाहरण के लिए कपास से कपड़ा बनाना, लौह अयस्क से इस्पात बनाना तथा गन्ने से चीनी बनाना विनिर्माण के उदाहरण है। विनिर्माण उद्योग किसी भी देश की आर्थिक विकास का महत्वपूर्ण आधार है। विनिर्माण का महत्व विनिर्माण उद्योग रोजगार प्रदान करता है। यह कृषि पर दबाव कम करता है, राष्ट्रीय आय में वृद्धि करता है, विदेशी मुद्रा अर्जित करने में सहायता करता है, देश की आर्थिक विकास को गति प्रदान करता है। इसी कारण किसी भी विकसित राष्ट्रों में उद्योगों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उद्योगों के स्थान निर्धारण के कारक। उद्योग किसी स्थान पर कई कारणों से स्थापित किए जाते हैं। कच्चे माल की उपलब्धता, बिजली, जल, परिवहन, श्रम, बाजार और पूंजी जैसे कारक उद्योगों की स्थापना को प्रभावित करते हैं। सूती वस्त्र उद्योग के बारे में बात करें तो भारत का सबसे पुराना आधुनिक सूती वस्त्र उद्योग है। 1854 में मुंबई में पहला सफल सूती वस्त्र उद्योग स्थापित किया गया था। मुंबई सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र बन गया क्योंकि वहां बंदरगाह, पूंजी और आर्द्र जलवायु उपलब्ध थी। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है क्योंकि वहां सूती वस्त्र उद्योग का अत्यधिक विकास हुआ। आगे बात करेंगे जूट उद्योग के बारे में। तो जूट उद्योग मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल में विकसित हुआ। इसका प्रमुख कारण गंगा डेल्टा क्षेत्र में जूट की उपलब्धता और कोलकाता बंदरगाह की निकटता थी। जूट को सुनहरा रेशा कहा जाता है। जूट से बोरे, रस्सियां, बैग और अन्य वस्तुएं बनाई जाती हैं। आगे बात करें चीनी उद्योग के बारे में। तो चीनी उद्योग कृषि आधारित उद्योग है। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक राज्य है। महाराष्ट्र भी प्रमुख चीनी उत्पादक राज्यों में शामिल है। लौह एवं इस्पात उद्योग के बारे में बात करें तो लौह एवं इस्पात उद्योग को सभी उद्योगों का आधार माना जाता है। इसे आधारभूत उद्योग भी कहा जाता है। इस्पात के बिना मशीनें, वाहन, रेलगाड़ी और भवन निर्माण संभव नहीं है। प्रमुख इस्पात संयंत्र के बारे में बात करें तो भिलाई इस्पात संयंत्र छत्तीसगढ़ में स्थित है। बोकारो इस्पात संयंत्र झारखंड में स्थित है। राउरकेला इस्पात संयंत्र ओडिशा में स्थित है। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र पश्चिम बंगाल में स्थित है। इन संयंत्रों ने भारत के औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। SAIL सेल का पूरा नाम स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है। यह भारत सरकार का प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र का इस्पात उपक्रम है। एल्युमिनियम उद्योग के बारे में बात करें तो एल्युमिनियम हल्की धातु होती है। इसका उपयोग विमान, रेल, वाहन और विद्युत उद्योगों में किया जाता है।
बॉक्साइट एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है। आगे बात करें रासायनिक उद्योग के बारे में, तो रासायनिक उद्योग आधुनिक उद्योगों में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। उर्वरक, दवाइयाँ, प्लास्टिक, रंग और कीटनाशक इसी उद्योग से संबंधित है। आगे बात करें सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के बारे में, तो आज के समय में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग सबसे तेजी से बढ़ने वाला उद्योग है। बेंगलुरु को भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स राजधानी कहा जाता है। हैदराबाद, पुणे, चेन्नई और गुरुग्राम भी आईटी उद्योग के प्रमुख केंद्र हैं। औद्योगिक प्रदूषण के बारे में बात करें तो उद्योगों के कारण जल, वायु और भूमि प्रदूषण बढ़ सकता है, इसलिए उद्योगों को पर्यावरणीय नियमों का पालन करना आवश्यक है। हरित तकनीकों का उपयोग औद्योगिक प्रदूषण को कम कर सकता है। ये बात करेंगे परिवहन, संचार एवं व्यापार के बारे में, तो किसी भी देश के विकास के लिए परिवहन और संचार अत्यंत आवश्यक है। इन्हें राष्ट्र की जीवन रेखा कहा जाता है। यदि परिवहन और संचार न हो तो उद्योग, व्यापार और आर्थिक विकास प्रभावित हो जाएगा। आगे बात करते हैं सड़क परिवहन के बारे में, तो भारत में सड़क परिवहन सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला परिवहन संसाधन है। यह गांवों और शहरों को जोड़ने का कार्य करता है। सड़क परिवहन अन्य परिवहन संसाधनों को या अन्य संसाधनों की तुलना में अधिक लचीला होता है। बात करेंगे स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के बारे में, तो भारत की सबसे महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाओं में से एक स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना है। यह दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ती है। इस परियोजना का प्रबंधन NHAI द्वारा किया जाता है। इसकी कुल लंबाई लगभग 5,846 किलोमीटर है। अब हम आगे बात करेंगे उत्तर दक्षिण और पूरब पश्चिम गलियारा। उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। पूर्व पश्चिम गलियारा सिलचर को पोरबंदर से जोड़ता है। इन गलियारों ने देश की परिवहन नेटवर्क को मजबूत बनाया है। अब आगे बात करेंगे सीमा सड़क संगठन के बारे में, तो सीमा सड़क संगठन की स्थापना 1960 ईस्वी में की गई थी। इसका कार्य सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क निर्माण करना था। यह संगठन राष्ट्रीय सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान देता था। आगे बात करेंगे रेल परिवहन के बारे में, तो भारतीय रेलवे देश का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। यह प्रतिदिन लाखों यात्रियों और भारी मात्रा में माल का परिवहन करती है। भारत की सबसे पहली रेलगाड़ी 1853 ईस्वी में मुंबई से ठाणे के बीच में चलाई गई थी। रेलवे ने भारत के आर्थिक विकास और राष्ट्रीय एकता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब आगे बात करेंगे जल परिवहन के बारे में, तो जल परिवहन सबसे सस्ता परिवहन संसाधन माना जाता है। भारत में समुद्री और अंतर्देशीय दोनों प्रकार के जल मार्ग मौजूद हैं। 1986 ईस्वी में भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना की गई। प्रमुख बंदरगाह के बारे में बात करें तो विशाखापट्टनम भारत के पूर्वी तट का सबसे गहरा और सुरक्षित बंदरगाह है। मुंबई भारत का प्रमुख प्राकृतिक बंदरगाह है। कांडला पश्चिम तट का महत्वपूर्ण बंदरगाह है। चेन्नई कृत्रिम बंदरगाह का उदाहरण है। आगे बात करें वायु परिवहन के बारे में, तो वायु परिवहन सबसे तेज परिवहन संसाधन है। यह विशेष रूप से दुर्गम क्षेत्रों को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 1953 ईस्वी में भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया था। पवन हंस हेलीकॉप्टर सेवाएं प्रदान करने वाली प्रमुख संस्था है। आगे बात करें संचार के, तो संचार आधुनिक समाज का आधार है। इसके माध्यम से सूचना का आदान प्रदान किया जाता है। डाक सेवा, टेलीफोन सेवा, मोबाइल सेवा, रेडियो सेवा, टेलीविजन सेवा और इंटरनेट प्रमुख संचार माध्यम है। आज इंटरनेट ने दुनिया को एक वैश्विक गांव से जोड़ दिया है। या आज इंटरनेट ने दुनिया को एक वैश्विक गांव में बदल दिया है। आगे समझेंगे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बारे में, तो जब दो या अधिक देशों के बीच वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान होता है तो उसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार कहते हैं।
अंतर्राष्ट्रीय बाजार किसी भी देश की आर्थिक प्रगति का महत्वपूर्ण संकेतक है। भारत दुनिया के अनेक देशों के साथ व्यापार करता है। आगे बात करें पर्यटन के बारे में, तो पर्यटन विदेशी मुद्रा अर्जित करने का महत्वपूर्ण स्रोत है। भारत अपनी ऐतिहासिक धरोहरों, सांस्कृतिक विविधता और प्राकृतिक सौंदर्य के कारण विश्व भर के पर्यटकों को आकर्षित करता है। ताजमहल, कुतुब मीनार, जयपुर, गोवा, केरल और हिमालयी क्षेत्र प्रमुख पर्यटन स्थल है। तो दोस्तों यह वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल जागृति कोचिंग सेंटर को सब्सक्राइब करें।